मैं आज अपने ऑफिस की एक ज़रूरी फ़ाइल घर पर ही भूल गया था। एक ज़रूरी मीटिंग से पहले मुझे उस फ़ाइल की ज़रूरत थी, इसलिए मैं 11 बजे ही घर लौट आया था। मेरे पास मेरे घर के बाहरी दरवाजे की चाबियां थी, इसलिए मैं खुद ही दरवाज़ा खोलकर घर के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। मैं आगे बढ़ा तो एक कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने जाकर देखा तो मेरी बीवी हंस हंसकर बातें करती हुई नजर आई। दूसरी तरफ हमारी नौकरानी सिर पर दुपट्टा ओढ़ कर बैठी थी। मैं जैसे ही आगे बढ़ा उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ गई। मैं जब उनकी तरफ बढ़ा तो नौकरानी ने झट से अपने दुपट्टे से मुंह ढक लिया और भागने की कोशिश की। मुझे शक हुआ क्योंकि वह तेज़ी से भागी थी और मैं उसे पकड़ नहीं पाया था, मगर उसका दुपट्टा मेरे हाथ में आ गया था। कामवाली ने अपना दुपट्टा छुड़ाने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सांस ही अटक गई, क्योंकि नौकरानी के भेष में तो मेरा नाम नवीन है। मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में हुआ था। मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। वैसे तो मेरी शादी घर वालों की पसंद से हुई थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करने लगा था। मेरा मुंबई से गुजरात ट्रांसफ़र हुआ तो मेरी बीवी भी जिद करने लगी कि मैं भी आपके साथ गुजरात जाऊंगी, क्योंकि शादी से पहले वह गुजरात में ही रहती थी। मैंने आरती को बहुत समझाया, देखो आरती, कुछ दिन यहीं पर रुक जाओ, मुझे फ़्लैट को सेट करवाने दो, फिर मैं तुम्हें भी बुला लूँगा। लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। इधर मेरे माता पिता मुझसे नाराज़ हो रहे थे कि अपनी बीवी को हमारे पास छोड़कर जाओ, लेकिन आरती जिद करती रही। मेरा दिल पिघल गया और फिर मैं उसे अपने साथ गुजरात ले आया। गुजरात आने के बाद हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई। हम दोनों खूब घूमते फिरते, होटल से ही खाना खाते, लेकिन वक्त के साथ असल ज़िंदगी की शुरुआत हो गई। मुश्किलें भी पैदा होने लगी थी। मैंने एक पॉश एरिया में घर किराए पर लिया था, लेकिन साफ़ सफाई ना होने के कारण वह बहुत गंदा था। जब मैं आरती को सफाई करने के लिए कहता तो वह मुंह फुलाकर बैठ जाती और कहती, मैं काम वाली मौसी हूँ या बीवी। मैं उसे समझाता था कि दोनों भाभियाँ भी तो काम करती थी ना, तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा। तो वह चिढ़कर कहती थी, दोनों की वजह से तो मैं उधर ससुराल नहीं रुकी। वह खुद तो मशीन बनी हुई थी, मुझे भी मशीन बनाना चाहती थी। अब मैं उसकी इन बातों का क्या जवाब देता। मैं ऑफिस से आकर अकेले ही पूरे घर की सफाई कर देता। मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वह खाना बना लेती थी। खाना जैसा भी बनता मैं खा लेता। हमारा सब कुछ अच्छे से चल रहा था। ज़िंदगी में शांति ही शांति थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, मेरी बीवी परेशान सी रहने लगी, बात बात पर गुस्सा हो जाती। एक दिन आरती ने बताया, मुझे एक काम वाली मिल गई है। मैं कई दिनों से काम वाली को ही ढूंढ रही थी। वह बोली, काम वाली 2 घंटे के लिए आएगी और घर की सफाई करके चली जाएगी। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अब मुझे घर की सफाई नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे चिंता भी हो रही थी। मैंने कहा, घर का ध्यान रखना। नौकरानी घर की सफाई करने आती तो है, लेकिन घर की पूरी सफाई करके चली जाती है। मेरी बात सुनकर वह हंस पड़ी थी और बोली, आप चिंता मत करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब एक बार फिर से घर में शांति आ गई। आरती बहुत खुश और सज धज कर रहने लगी थी। मैं घर आता तो उसको बहुत खुश देखता। मुझे यह तसल्ली हो गई कि चलो सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन एक दिन मैं ऑफिस की एक ज़रूरी फ़ाइल घर पर भूल गया। घर जाकर देखा, उससे तो मेरे होश ही उड़ गए। यह सब मेरे लिए ही असहनीय था, इसलिए मैंने आरती को एक कमरे में बंद कर दिया। देर रात जब मैं घर लौटा तो आरती ने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। मैंने परेशान होकर दरवाज़ा खोल दिया और उससे पूछा, तुम मुझे सीधे सीधे बताओ कि आज हमारे घर में नौकरानी के बीच में कौन मौजूद थी। तो वह बोली, आपको मेरी कसम, पहले आप मेरी बात सुनो, फिर मैं आपको उससे मिलवा दूँगी। मैंने अपनी बीवी को एक मौका दे दिया। मैं दिल से यही चाहता था कि मेरे सारी शंकाओं का झूठा साबित करे, क्योंकि मैं उसे बहुत प्यार करता था। आरती ने अपने आंसू पोंछे और कहने लगी, नवीन, हम 7 बहनें और एक भाई था। पिताजी मजदूर थे और माँ दर्जी। हम सब छोटे छोटे थे तो हमारे पेट भी छोटे थे।
हमारा पेट माँ की सिलाई की कमाई से भर जाता। जब हम बड़े हुए हमारी भूख भी बढ़ गई। अब कम खाने से कहाँ गुजारा होता। माँ दाल बनाने का बर्तन चूल्हे पर चढ़ा देती, जी भर के दाल में पानी डाल देती, लेकिन हमारी रोटी हर बार कम पड़ जाती। हम खाली पेट से ही उठ जाते। जब कई दिनों तक ऐसी ही मुसीबत सहनी पड़ी तो एक दिन हमारी खाना खाने वाली चटाई तितर बितर हो गई। हम सभी भाई बहन एक दूसरे से खाना छीन कर खाने लगे। मेरा सबसे छोटा भाई आलोक, वह खाना मुट्ठियों में भर लेता। हम उसे कुछ नहीं कहते। जब सब लड़ झगड़ कर उठ जाएं तो वह अपने छोटे छोटे हाथों से रोटी के टुकड़े निकाल कर माँ को खिलाने लग जाता। जब माँ रोती जाती तो आलोक अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछ देता। मेरी सबसे बड़ी बहन 17 साल की थी और आलोक 4 साल का था। वह जो उम्र का अंतर था वह बहुत ही खतरनाक था। बहन की शादी की उम्र होती जा रही थी, लेकिन गरीब घर की लड़की से कौन शादी करता। अब हम बहनों को आलोक से बड़ी आशाएं थी। हम दिन गिन गिन कर काट रहे थे कि कब वह जवान होगा और कब हमारी किस्मत खुलेगी। लेकिन जीवन का हर पड़ाव एक जैसा नहीं रहता। आलोक जवान होता गया और हम सब बहनें पक्की उम्र की होती गई। जब हम अपनी किस्मत पर रोते थे तो वह सबसे बड़ी बहन सीमा के गले लगकर रो पड़ता। माँ अपना माथा पीटती और आलोक को बहुत समझाती थी कि तुम एक मर्द हो। जब एक औरत किसी मर्द के सामने असहाय होकर आंसू बहाती है तो मर्द अपनी हिम्मत जुटाकर उसके आंसू पोंछ देता है, खुद रोने नहीं बैठ जाता। लेकिन आलोक को यह बातें कहाँ समझ में आती थी। उस बेचारे के भी हमारी तरह ही नसीब फूटे हुए थे। वह पढ़ाई से भी दूर था और हुनर से भी। जब वह 17 साल का हुआ तो माँ ने उसे बिजली का काम सीखने के लिए लगा दिया, लेकिन तब तक उसके पास काम सीखने के लिए समय ही नहीं बचा था। माँ की आंखों की रोशनी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। वह सिलाई नहीं कर सकती थी। बड़ी बहन भी सिलाई से पीछे हट चुकी। अब सुबह शाम हमारे हालात एक जैसे थे। हम भूखे तो रहते, पिताजी शाम को मस्त शराब पीकर आते और बिस्तर पर ढेर हो जाते। माँ रात में भूख के कारण रो रही थी। आलोक नींद से उठकर उनके पास गया और उनके गले लगकर रोने लगा। फिर सुबह हुई तो उसने अपना फैसला सुना दिया कि वह बिजली का काम नहीं सीखेगा, बल्कि दिहाड़ी मजदूरी करेगा। समय की मांग भी यही थी, तभी तो हम सब चुप ही रहे। एक लड़का अक्सर आलोक के साथ हमारे घर आता था। उसका नाम रमन था। वह उम्र में आलोक से काफ़ी बड़ा था। शायद मुझसे भी वह 1-2 साल बड़ा ही था। वह माँ को आकर दिलासा देता कि चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वह चोरी चोरी मुझे देखता रहता। उसको मैं अच्छी लगने लगी और मुझे वो। उसने मुझसे कहा था कि जब उसके घर के हालात ठीक हो जाएंगे तो वह मुझसे अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। लेकिन फिर एक दिन रमन गायब हो गया। मुझे उम्मीद थी कि वह एक दिन ज़रूर वापस आएगा। इस बीच आलोक भी पूरे दिन घर से गायब रहता। अब तो वह रात भी बाहर गुजारने लगा। एक दिन वह रोज़ की तरह घर से बाहर निकला और लौट कर वापस ही नहीं आया। माँ और हम बहनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। माँ पूरे दिन ऐसे रोती रहती थी जैसे उसकी मौत हो गई हो। हम बहुत दुखी रहने लगे थे। हम बहनें भी भाई को याद करती और अपनी इच्छाओं पर आंसू बहाती। कई दिनों से हमें खाना नसीब नहीं हुआ था, जिसके चलते मेरी बड़ी बहन जब सीढ़ियों पर चढ़ी तो चक्कर खाकर गिर गई। उसके सिर पर गहरी चोट लगी और उस झटके में मेरी सबसे बड़ी बहन की मौत हो गई। दीदी गुजर गई, लेकिन ना माँ रोई ना हम बहनें रोई। माँ बोली, लता की भूख मर गई। हम बदनसीब बहनें जिंदा थी। 1 महीना बीत गया होगा कि आलोक वापस लौट आया। वह ढेर सारे पैसे लेकर आया अपने साथ। वह एक नीली शॉल भी लाया। आलोक बोला, माँ यह शॉल लता के लिए है। तो माँ बोली, बेटा वो इसे ओढ़ने के लिए अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही वह परेशानी से सबका मुंह ताकता रहा। हम सब बहनों की गिनती करने के बाद बोला, माँ लता क्यों मर गई? पिताजी मर जाते तो अच्छा होता। आलोक अब बात बात पर होता नहीं था। वह खुद की बात सुनकर भी हंस देता था। अब आलोक के घर आने से अब घर में भरण पोषण की व्यवस्था हो गई थी। उसने माँ से कहा, मैं एक बिजनेस करने लगा हूँ। फिर माँ ने कहा, भगवान का शुक्र है।
फिर आलोक के दिन रात का कोई हिसाब किताब ही नहीं रहा। वह कभी दिन में निकलता तो कभी रात को, और कभी रात भर बाहर ही रहता, लौट कर ही ना आता। हम बहनें पेट भरकर खाना खाने के बाद आलोक को दुआ देती। आलोक ने माँ से कहा था, माँ, जब मैं काम करके बाहर से आता हूँ ना, तब कोई मुझसे बात ना करे। वह घर आता तो मुंह छिपाकर कमरे में चला जाता, और जब आराम करके बाहर आता तो खुश दिखाई देता। उसके दिन और रात का व्यवहार हमारी समझ से परे था। अब यह हुआ कि जब पेट भरने लगा तो अकल भी जाग उठी। अब माँ को आलोक की चिंता होने लगी। माँ आलोक से उसके काम के बारे में पूछती तो वह टाल देता। माँ जिद करती तो वह उठकर बाहर चला जाता। एक दिन जब पिताजी घर आए तो वह नशे में नहीं थे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने घर आकर आलोक को ज़ोर ज़ोर से पुकारना शुरू कर दिया, तो हम सभी बहनें और माँ दौड़कर पिताजी के पास पहुँची। आलोक भी अपने कमरे से बाहर आ गया। वह जैसे ही बाहर आया, पिताजी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने शुरू कर दिए। पिताजी बोले, इस बेशर्म ने तो मेरे नाम को ही डुबो दिया। मैंने कहा, जो शख्स खुद नशे में डूबा हो, उसका नाम कोई और क्या डुबो देगा। पिताजी बोले, आलोक, तू लोगों को हराम का खाना खिला रहा है। मैं भी आज रुकने वाली नहीं थी। कहने लगी, तुमने तो आज तक हमें एक निवाला भी नहीं खिलाया, भले वो हराम का ही क्यों ना हो। पिताजी आलोक की जान के दुश्मन बने हुए थे। वह आलोक को जान से मारने की धमकी दे रहे थे, उसके घर से निकालना चाहते थे, लेकिन माँ अपनी जिद पर अड़ी थी। लेकिन जब पिताजी ने माँ को तलाक देने की धमकी दी तो माँ ने एक नज़र अपना आधा दर्जन अविवाहित बेटियों पर दौड़ाई और वह चुप होकर बैठ गए। उस दिन पिताजी ने आलोक को अपमानित करके घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन आलोक की आंखों में ना कोई आंसू था और ना ही चेहरे पर कोई उदासी थी। आलोक यह घर छोड़कर चला गया तो माँ ने पिताजी से पूछा कि मेरे बेटे का अपराध क्या था। पिताजी ने माँ को कोई जवाब नहीं दिया और घर से निकल गए। आलोक ने घर छोड़ दिया, लेकिन उसने हमसे हाथ नहीं खींचा। वह हर महीने माँ को अच्छी खासी रकम भेजा करता। उसके पैसों से माँ ने नए इलाके में एक घर खरीदा। वहाँ हम तो सभी की नज़रों में ख़ानदानी बन गए। माँ ने हमारे लिए रिश्ते ढूंढे और हमारी शादियाँ करवा दी। हमें नहीं पता कि आलोक कहाँ है और किस हाल में है, लेकिन कल जब मैं बाज़ार गई तो मेरी मुलाकात आलोक के दोस्त रमन से हुई। वह भी आलोक के लिए बहुत चिंतित था। उसने हाथ जोड़कर मुझसे विनती की कि मैं आलोक से मिल लूँ, वरना वह अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठेगा। नवीन, आप प्लीज़ मुझे आलोक के पास ले चले। मैं आरती की बातों से चकरा गया। जब उसने हाथ जोड़कर मुझे विनती की थी तो मैंने माथे पर बल डालते हुए कहा, मुझे सिर्फ तुम्हें इतना पूछना था कि आज जो काम वाली मौसी मेरे घर पर आई थी उसकी हकीकत क्या है। तो वह बोली, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी, लेकिन मुझे डर है कि असलियत जानने के बाद आप मुझे तलाक दे देंगे। लेकिन इससे पहले बस आप मेरे साथ मिलकर आलोक को ढूंढ लें, फिर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। हमेशा की तरह मैंने आरती की बात मान ली। मैंने उसे वादा किया था कि मैं आलोक को ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे रमन भी याद था। आरती ने खुद ही कबूल कर लिया कि वह उससे प्यार करती थी। सबसे पहले मुझे रमन को ढूंढना था, जो आरती को मार्केट में मिला था, लेकिन वह आरती से मिलने के बाद कहीं गायब हो गया। मैंने रमन और आलोक के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने सभी संपर्कों का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन जो बात मुझे पता चल रही थी वह काफ़ी परेशान करने वाली थी। रमन और आलोक को लोग जिस काम के लिए जानते थे, वह अगर आरती अपने कानों से सुनती तो डूब मरती। मैंने उनकी खोज जारी रखी। आखिरकार मैंने उनके फ्लैट का पता हासिल करने में कामयाब हो गया। शाम होते ही जब मैं ऑफिस से घर लौटा तो मैंने आरती से कहा, आरती, तैयार हो जाओ, आज हम आलोक से मिलने जाएंगे। वह मेरी बात सुनकर खुशी से उछल पड़ी। उसने तुरंत दुपट्टा सिर पर डाला और बोली, आप मुझे लेकर चलिए। तो हम दोनों एक पोश इलाके में एक फ्लैट के सामने खड़े थे। मैंने डोरबेल बजाई तो रमन ने दरवाज़ा खोला था। वह मुझे नहीं जानता था, इसलिए बोला, आजकल आलोक कोई शो नहीं कर रहा है, आप यहाँ से जा सकते हैं। रमन का हुलिया औरतों वाला था। तभी मेरे पीछे से आरती निकलकर सामने आ गई तो रमन पीछे हट गया। हम आलोक के फ्लैट में दाखिल हुए।
आलोक सामने लाउंज में ही बैठा था। उसके सोफे के सामने का टेबल तरह तरह के नशों के सामान से भरा पड़ा था। इस समय भी वह नशे में ही दिख रहा था। आरती को देखते ही उसने रमन को इशारा किया कि वह सब चीज़ें तो यहाँ से उठा दे। आलोक तो अभी अपनी बहन से भी नहीं मिला था। वह बड़े हो कठोर स्वर में बोला, क्या करने आई हो यहाँ? आरती आलोक को इस हालत में देखकर रो पड़ी। तुम्हारी यह हालत कैसे हुई मेरे भाई? आलोक रो पड़ा। वह बोला, क्या क्या सुनोगे? जाने दो, रहने दो। कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म? क्या तुम यह सुनने आई हो कि आलोक पूरे गुजरात शहर का सबसे मशहूर किन्नर है? आलोक की बात सुनकर आरती तड़प उठी। तुम्हें याद है ना कि हमारी बड़ी बहन लता भूख से मर गई? तुम्हें तो याद ही होगा, लेकिन तुम यह नहीं जानती कि तुम्हारा भाई आलोक भी भूख से मर गया था। उसके शरीर में एक नई आत्मा पैदा हो गई, एक किन्नर की आत्मा। घर में गरीबी थी ना, इसलिए रमन ने मुझे कहा कि रात में लिपस्टिक लगाकर भीख मांगते हैं। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उस रात भीख नहीं मिली थी, ताने मिले थे, घटिया सुझाव सुनने को मिले थे। मेरी अंतरात्मा तो उसी रात को बर्बाद हो गई थी। अब मैं और रमन रात को मेकअप करके भीख मांगते थे। एक रात हमको किन्नरों के गुरुओं ने अगवा कर लिया। उन्होंने कई दिनों तक हमें भूखा रखा और मारा भी। वह गुस्से में था कि हमने क्यों उनकी सीमाओं का उल्लंघन किया। हम पुरुष होकर भी तो तीसरे जन के हक को लूट रहे हैं। भला यह क्या बात हुई? आरती, भीख मांगना भी किसी का हक होता है क्या? हम दोनों ने उनके गुरु को अपने हालात बताए तो उसका दिल नरम पड़ गया। उसने 1 महीने बाद हमें पैसे वगैरह देकर वहाँ से भेज दिया था। लेकिन जब मैं घर आया तो मेरी बहन लता घर पर नहीं थी। मैं टूट गया था, लेकिन मैं सोचता था कि कहीं तुम 6 जन भी भूख से मर ना जाओ। इसलिए मैं रोज़ रात को चेहरे पर मेकअप लगाकर भीख मांगता। मुझे अच्छे पैसे मिलने लगे थे तो घर के हालात भी सुधरने लगे। लेकिन हमेशा हराम की पीने वाले मेरे पिताजी को मेरी कमाई हराम कैसे लग गई? उसे किसी ने बताया था कि मैं किन्नर बनकर सड़क पर भीख मांगता हूँ। उसने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं जिद पर आ गया और वापस उस गुरु के पास चला गया जिसने मुझे अगवा कराया था। मैंने उसे कहा था, गुरु मुझे अपने साथ में ले लो। वह हंसने लगा। उसके शब्द आज भी मुझे याद है। वह बोल रहा था कि अगर उसने नाचना और गाना सीख लिया तो हम बहुत आगे जाओगे, क्योंकि तुझमें नजाकत भी बहुत है। मैंने फिर सब कुछ सीख लिया, अदाएँ, नाच, गाना। मैं अपने शराबी बाप के हाथों मजबूर होकर मर्द से किन्नर बन गया। पूरे शहर में मेरे नाम का डंका बजने लगा था। लोग मुझे दूर दूर से अपने शादी ब्याह के समारोह में बुलाते थे। मैं जाता और डांस करके खूब पैसे कमाता। फिर वह पैसे अपने सामने रख देता और नशे में धुत होकर अपने आप को मारता पीटता, खुद को गालियाँ देता कि मैं कैसा मर्द हूँ। हालात से तंग आकर किन्नर बन गया। फिर वह सारे पैसे आप लोगों को भेज देता। जिस दिन आप में से किसी एक बहन की शादी होती तो मैं सारे कार्यक्रम रद्द करके लड़कों जैसे कपड़े पहनकर बहुत खुश हो जाता कि तुम बहनों के सिर पर हाथ रखकर तुम्हें विदा कर दूं। लेकिन फिर सोचता कि अगर वहाँ किसी बाराती ने मुझे पहचान लिया तो क्या होगा। बस यही सोचकर फिर से रोने लगता। फिर एक एक करके तुम सब बहनों की शादियाँ हो गई तो पिताजी और अधिक बेफिक्र हो गए थे। मुझे तो पता भी नहीं था कि माँ मेरे पैसों में से उस बेफिक्र इंसान को भी पैसे देती होगी। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है आरती, जब मैं एक समारोह में मंच पर परफॉर्म कर रहा था तो मेरी नज़र उस शख्स पर पड़ी जिसे हम अपना बाप कहते हैं। वह नशे में धुत था। मेरे मेकअप के पीछे छिपे मेरे चेहरे को पहचान नहीं पाया। पिताजी मेरे एक एक ठुमके पर पैसों की बरसात कर रहे थे। मैंने वह फंक्शन पूरा करने के बाद अपने पिता के कान में जाकर कहा, पिताजी मैं तुम्हारा आलोक हूँ। क्या मैं सबको बता दूँ कि तुमने मुझे जन्म दिया है? मेरे हराम के पैसों से तो तुम बड़े इज्जतदार बने बैठे हो। मेरी बातें सुनकर पिताजी ने मेरे मुंह पर थूक दिया। आलोक फूट फूट कर रोने लगा था। आरती उसके गले लगकर तड़प रही थी। मेरी और रमन की भी आंखें भीग गई थी। तभी आलोक ने कहा, पिताजी ने उस बेटे के चेहरे पर थूक दिया जिसने उनकी वजह से अपनी मर्दानगी गंवा दी और अपनी इज्जत को मार डाला। पिताजी ने हम सभी के साथ बहुत अन्याय किया है।
जब मुझे पता चला कि माँ पिताजी को छोड़कर अपनी दूसरी बेटी के घर चली गई तो मैंने पैसे भेजने बंद कर दिए। अब तो खैर मैंने भी नाचना छोड़ दिया है, इसलिए मेरी यह हालत है। मैंने भाई होने का फ़र्ज निभाया है। मैंने अपनी बहनों की शादियां कर दी। अब मैं इस पापी और अपमानजनक जीवन को छोड़कर सबसे छिपकर रहना चाहता हूँ। आरती और आलोक के चेहरे पर उनका दुख बड़ी आसानी से देखा जा सकता था। आरती बोली, आलोक, तुमने हम सभी के लिए जो कुछ भी किया है मेरे भाई, उसका कर्ज हम पूरी ज़िंदगी चुका नहीं सकते। आज हम सब बहनें अपने अपने घर में खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं और तुम यहाँ किस मुसीबत से गुजर रहे हो। आलोक, तुम जानते हो क्या, पिताजी भीख मांगने लगे हैं। एक दिन हमारे घर दस्तक हुई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने पिताजी खड़े होकर भीख मांग रहे थे। मेरे भाई, मैंने उन्हें घर बुला लिया और कहा कि मेरे घर की सफाई करो तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे दिया करूँगी। वह आते हैं मेरे घर पर, बड़ी मुश्किल से सफाई करते हैं। उनकी बूढ़ी हड्डियों में इतनी जान नहीं कि वह काम कर सके, लेकिन मैं नहीं चाहती कि वह भीख मांगे। सारी ज़िंदगी उसने मुफ्त रोटियां तोड़ी हैं, तो क्या अभी वह ऐसा ही करे? मैं उससे हम सब का हिसाब लेना चाहती हूँ। फिर आरती ने मेरी तरफ मुड़कर कहा, नवीन, वो काम वाली मौसी के रूप में आने वाला शख्स मेरा बाप है। अब सारी हकीकत मेरे सामने थी। मैंने आरती को माफ़ कर दिया। मुझे भी आलोक का बड़ा भाई बनना पड़ा। मैं उसको और रमन को अपने साथ घर ले आया, लेकिन जब डॉक्टर से बात की तो उन दोनों को नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करवाना पड़ा, जहाँ पर हर हफ्ते उनका मनोचिकित्सक द्वारा इलाज किया जाता। जीवन की बहुत ही कड़वी यादें उनके दिमाग में बैठ गई, जिनको नई ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए मिटाना ज़रूरी था। मैं और आरती हर हफ्ते उन दोनों से मिलने जाते। उनमें बहुत तेज़ी से सुधार हो रहा है, जबकि आरती अपने भाई के लिए रिश्ता ढूंढने में व्यस्त है। जहाँ तक आरती के पिताजी का सवाल है, वह हर दिन हमारे घर की सफाई करने आते हैं। मैं आरती को समझाता हूँ कि वह अपने पिताजी को माफ़ कर दे, मगर वह अभी माफ़ करने के लिए दिमागी तौर पर तैयार नहीं है। अब आप ही बता दीजिए, क्या आरती को अपने पिताजी को माफ़ कर देना चाहिए या फिर इसी तरह अपने पर हुए जुल्म का बदला लेना चाहिए? धन्यवाद।